स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए बायोस्टैटिस्टिक्स की बुनियादी बातें। हमारे पास कुछ एकेडमिक नोट्स भी हैं, खासकर पेपर 3 से, जो रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स पर है। और हमारा मकसद है ये समझना कि बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ रिसर्च के बाद वाले आंकड़ों का हिसाब किताब नहीं है, जी हाँ। बल्कि ये शुरू से लेकर आखिर तक पूरी रिसर्च प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। सीधी सी बात है, ये क्लिनिकल रिसर्च को ज्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्लिनिकल रिसर्च के क्षेत्र में जो भी छात्र या नए पेशेवर आ रहे हैं, हाँ। उनके लिए इन बुनियादी उसूलों को समझना, उन पर पकड़ बनाना, ये बहुत ही अनिवार्य है। ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस संदर्भ में अगर हम पूछें कि बायोस्टैटिस्टिक्स असल में है क्या ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, बायोस्टैटिस्टिक्स का मतलब है स्वास्थ्य अनुसंधान से जो हमें डेटा मिलता है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल से या महामारी विज्ञान के अध्ययन से, उस पर सांख्यिकीय तरीकों और सिद्धांतों को लागू करना। इसका असली काम है जीव विज्ञान में जो प्राकृतिक रूप से भिन्नता होती है, जो वेरिएशन होता है, जैसे हर मरीज दवा पर एक जैसा असर क्यों नहीं दिखाता या अलग अलग सैंपल्स में फर्क क्यों होता है, उसको समझना और संभालना। यह हमें मदद करता है कि हम असली प्रभाव को महज संयोग या जिसे हम शोर कहते हैं उससे अलग कर सकें। अच्छा, तो मतलब ये जो पुरानी धारणा थी कि स्टैटिस्टिशियन को बस आखिर में बुला लो, डेटा दे दो, वो अब सही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचना सिर्फ पुरानी है, बल्कि काफी हद तक नुकसानदायक भी हो सकती है। आज का जो बायोस्टैटिस्टिशियन है, वो रिसर्च टीम का हिस्सा शुरू से ही होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वो स्टडी का आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट? अच्छा। हाँ, उन्हें सिर्फ बाद में डेटा विश्लेषण, पोस्ट हॉक एनालिसिस के लिए नहीं बुलाया जाता है, बल्कि वो स्टडी डिजाइन करने में, सही सैंपल साइज कितना होना चाहिए ये तय करने में, रैंडमाइजेशन की योजना बनाने में, इन सब में पहले से ए प्रियोरी शामिल होते हैं। और उनकी ये जो शुरुआती भूमिका है, ये वैज्ञानिक मजबूती के लिए, नैतिकता के लिहाज से और यहाँ तक कि रेगुलेटरी मंजूरी पाने के लिए भी, जैसे FDA या EMA से, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब ये सिर्फ आखिर का काम नहीं, ये पूरे रिसर्च के जीवन चक्र को छूता है। एकदम सही कहा आपने, शुरू से लेके आखिर तक। अगर हम संक्षेप में देखें तो पहले डिजाइन स्टेज में रिसर्च के सवालों को सांख्यिकी नजरिए से देखना, सही स्टडी डिजाइन चुनना, जैसे RCT करें या ऑब्जर्वेशनल स्टडी, क्या मापना है यानी एंड पॉइंट्स क्या होंगे ये तय करना, फिर स्टडी में पर्याप्त शक्ति यानी स्टैटिस्टिकल पावर हो, इसके लिए जरूरी सैंपल साइज की गणना करना, रैंडमाइजेशन कैसे होगा, ब्लाइंडिंग कैसे होगी, इसकी पूरी योजना बनाना। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, स्टडी शुरू होने से पहले स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान यानी SAP तैयार करना। SAP ये क्या होता है? ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि जब डेटा आएगा तो उसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा। ये पहले से तय होता है। फिर आता है ट्रायल के दौरान का काम, डेटा की गुणवत्ता पर नजर रखना और योजना के अनुसार बीच बीच में विश्लेषण करना। ये काम अक्सर एक स्वतंत्र समिति करती है, जिसे DSMB डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड कहते हैं। इन अंतरिम विश्लेषणों से यह भी तय हो सकता है कि ट्रायल को जल्दी रोक दिया जाए, शायद दवा बहुत असरदार है या बिल्कुल असरदार नहीं है, या कोई सुरक्षा संबंधी चिंता है। आजकल एडेप्टिव डिजाइन भी काफी चलन में है। एडेप्टिव डिजाइन? हाँ, इसमें अंतरिम नतीजों के आधार पर पहले से तय किए गए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जैसे सैंपल साइज को बढ़ाना या घटाना। ये ज्यादा लचीला और कुशल तरीका है, खासकर जब दुर्लभ बीमारियों का अध्ययन कर रहे हों। और फिर आता है ट्रायल के बाद का चरण। जब सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है तो उस SAP के अनुसार विश्लेषण करना जो हमने पहले बनाया था, फिर नतीजों की व्याख्या करना। और यहीं पर सांख्यिकीय महत्व, स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, और क्लिनिकल महत्व, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। जी। और अंत में रेगुलेटरी बॉडीज के लिए रिपोर्ट तैयार करना, जैसे CSR क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट, और वैज्ञानिक जर्नल्स में प्रकाशन के लिए नतीजे लिखना, जिसमें कंसॉर्ट जैसे दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। मान लीजिए रिसर्च हो गई, डेटा आ गया हमारे पास, अब हम इसका मतलब कैसे निकालें? आपने शुरू में कहा था कि ये डेटा के प्रकार पर निर्भर करता है, तो ये डेटा कितने तरह का होता है? बिल्कुल, सबसे पहला कदम यही है कि हम अपने वेरिएबल्स यानी जिन चीजों को हम माप रहे हैं या देख रहे हैं, उनके प्रकार को पहचानें। मोटे तौर पर 2 श्रेणियां हैं। पहली है कैटेगोरिकल डेटा, जिसे क्वालिटेटिव भी कहते हैं। ये गुणों या समूहों को दिखाता है। इसमें भी 2 तरह के हैं।
एक है नॉमिनल, ऐसी कैटेगरीज जिनका कोई स्वाभाविक क्रम नहीं होता, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ या लिंग। इनको हम बस गिन सकते हैं n और उनका प्रतिशत बता सकते हैं। अगर सिर्फ 2 ही कैटेगरी हों, जैसे मरीज को उच्च रक्तचाप है, हाँ नहीं, तो उसे बाइनरी डेटा कहते हैं। ठीक है, नॉमिनल। और दूसरा है ऑर्डिनल। इसमें कैटेगरीज का एक क्रम तो होता है, पर उनके बीच का अंतर बराबर हो ये जरूरी नहीं। जैसे रोग की गंभीरता, हल्का, मध्यम, गंभीर, या मान लीजिए दर्द का पैमाना, कम, मध्यम, ज्यादा। इनको भी हम गिनती n, प्रतिशत p और कभी-कभी मीडियन से दिखाते हैं। अच्छा, और दूसरी मुख्य श्रेणी कौन सी थी? दूसरी मुख्य श्रेणी है न्यूमेरिकल डेटा, जिसे क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। ये मापने योग्य मात्राएं होती हैं। इसमें एक है डिस्क्रीट डेटा। ये सिर्फ पूरी संख्याएं हो सकती हैं जिन्हें गिना जा सके, जैसे किसी मरीज को कितनी बार अस्थमा का दौरा पड़ा या किसी ने कितनी बार गर्भधारण किया। और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस डेटा। ये एक रेंज के अंदर कोई भी मान ले सकता है, दशमलव में भी, जैसे किसी की ऊंचाई, वजन या ब्लड प्रेशर। समझ गई। तो ये अलग अलग तरह के डेटा हो गए। अब इनको संक्षेप में बताने के लिए या इनका सेंटर पता करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आपने मीन मीडियन का जिक्र किया था। ये सेंट्रल टेंडेंसी के माप है। जी हाँ, बिल्कुल। सेंट्रल टेंडेंसी के माप हमें डेटा के केंद्र या एक तरह से टिपिकल वैल्यू का अंदाजा देते हैं। सबसे आम है मीन, यानी सामान्य औसत। ये सम्मित डेटा के लिए तो अच्छा है, पर इसकी एक कमजोरी है, ये आउटलायर्स, यानी बहुत बड़े या बहुत छोटे मानों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। आउटलायर्स? हाँ, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज। फिर आता है मीडियन। ये डेटा को क्रम में लगाने पर ठीक बीच वाला मान होता है, 50वां परसेंटाइल। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आउटलायर से प्रभावित नहीं होता। इसलिए अगर डेटा तिरछा है या ऑर्डिनल डेटा है, तो मीडियन अक्सर बेहतर माप होता है। और एक होता है मोड। ये वो मान है जो डेटा में सबसे ज्यादा बार आता है। नॉमिनल डेटा के लिए तो यही मुख्य माप है। तो रिसर्चर मीन चुनने या मीडियन, ये सिर्फ एक गणितीय फैसला नहीं है, इसका मतलब व्याख्या पर भी असर डालता है। बिल्कुल। ये सिर्फ गणित नहीं, ये कहानी बताने का तरीका भी है। मान लीजिए किसी स्टडी में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले औसत खर्च को बताने के लिए मीन का इस्तेमाल किया गया है, तो शायद लेखक ये दिखाना चाह रहे हैं कि कुछ बहुत ज्यादा खर्च करने वाले लोग भी हैं जो औसत को ऊपर खींच रहे हैं। लेकिन अगर अस्पताल में रुकने की औसत अवधि बताने के लिए मीडियन का इस्तेमाल हुआ है, तो शायद कुछ मरीज बहुत लंबे समय तक रुके थे जो आउटलायर्स हुए, और लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि एक आम मरीज कितने दिन रुकता है। तो एक क्लिनिकल रिसर्च छात्र के तौर पर जब आप कोई पेपर पढ़ें, तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि लेखकों ने मीन चुना या मीडियन, और क्यों। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, ये तो हो गया डेटा का केंद्र, पर डेटा कितना फैला हुआ है ये कैसे पता चलता है? क्या सिर्फ सेंट्रल वैल्यू जानना काफी है? बिल्कुल नहीं। डेटा का फैलाव यानी वेरिएबिलिटी या डिस्पर्जन जानना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए भी हमारे पास माप है। सबसे सरल है रेंज, यानी अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर। लेकिन ये भी आउटलायर से बहुत प्रभावित होता है। ठीक है। इससे बेहतर है IQR, इंट्राक्वार्टाइल रेंज। ये डेटा के बीच के 50% हिस्से का फैलाव बताता है, यानी 75th परसेंटाइल और 25th परसेंटाइल का अंतर। ये आउटलायर से प्रभावित नहीं होता और इसे अक्सर मीडियन के साथ रिपोर्ट किया जाता है। IQR, ठीक है। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी सुने हैं। हाँ, वेरिएंस ये बताता है कि डेटा पॉइंट्स औसतन अपने मीन से कितनी दूरी पर हैं, लेकिन ये उस दूरी के वर्ग का औसत होता है। इसलिए इसकी इकाई डेटा की इकाई का वर्ग होती है। जैसे अगर डेटा केजी में है तो वेरिएंस केजी स्क्वायर में होगा। इसे सीधे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम ज्यादातर स्टैंडर्ड डेविएशन SD का इस्तेमाल करते हैं। ये वेरिएंस का वर्गमूल है, तो ये भी मीन से औसत दूरी ही बताता है, लेकिन इसकी इकाई डेटा की मूल इकाई ही होती है, जैसे केजी। इसे समझना आसान है। इसे आमतौर पर मीन के साथ रिपोर्ट करते हैं, खासकर जब डेटा सम्मित हो। अच्छा, इसीलिए SD ज्यादा कॉमन है रिपोर्ट्स में। जी हाँ, क्योंकि उसकी व्याख्या करना आसान है। चलिए अब इसे और प्रैक्टिकल बनाते हैं। रिसर्च पेपर्स में हम अक्सर एक टेबल 1 देखते हैं जिसमें बेसलाइन विशेषताओं के बारे में बताया होता है। ये टेबल इतनी अहम क्यों मानी जाती है? हाँ, टेबल 1 बेहद अहम है,
ये स्टडी में शामिल प्रतिभागियों की शुरुआती जानकारी देती है और अक्सर इसे ट्रीटमेंट ग्रुप्स के हिसाब से बांटा जाता है, जैसे एक कॉलम दवा वाले ग्रुप का, दूसरा प्लेसिबो वाले ग्रुप का। इसके कई बड़े फायदे हैं। पहला, ये जनरलाइजेबिलिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी का आकलन करने में मदद करती है। मतलब टेबल 1 को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टडी में शामिल लोग क्या उस बड़ी आबादी जैसे हैं जिन पर हम इन नतीजों को लागू करना चाहते हैं। उनकी उम्र क्या है, लिंग का अनुपात क्या है, बीमारी कितनी गंभीर है। दूसरा, इंटरनल वैलिडिटी, खासकर RCTs यानी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में। ये टेबल दिखाती है कि रैंडमाइजेशन कितना सफल रहा। क्या ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले दोनों ग्रुप्स, जैसे दवा और प्लेसिबो वाले, हर लिहाज से एक जैसे थे? अगर हाँ, तो हमें ज़्यादा भरोसा होता है कि स्टडी के अंत में जो भी अंतर दिखा वो ट्रीटमेंट की वजह से ही है, किसी और शुरुआती फर्क की वजह से नहीं। अच्छा। तीसरा, कन्फाउंडर्स की पहचान करने में मदद मिलती है, खासकर ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में, जहां रैंडमाइजेशन नहीं होता। टेबल 1 दिखा सकती है कि जो लोग एक्सपोजर, जैसे कोई दवा या आदत के संपर्क में आए, और जो नहीं आए, उनमें शुरुआत में ही क्या बड़े अंतर थे। इन अंतरों को हमें बाद में विश्लेषण में एडजस्ट करना पड़ता है। और इसका फॉर्मेट कैसा होता है आमतौर पर? आमतौर पर पंक्तियां रोज अलग अलग वेरिएबल्स, जैसे उम्र, लिंग, ब्लड प्रेशर के लिए होती हैं, और कॉलम अलग अलग ग्रुप्स के लिए। हर खाने में उस ग्रुप के लिए उस वेरिएबल का सारांश होता है, जैसे मीन और ब्रैकेट में SD, या मीडियन और ब्रैकेट में IQR, या फिर गिनती N और प्रतिशत %। एक दिलचस्प बात यहां पर यह है कि कंसोर्ट जैसे जो रिपोर्टिंग दिशा निर्देश हैं, वो RCTs की टेबल 1 में बेसलाइन अंतरों के लिए P वैल्यू देने को हतोत्साहित करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिद्धांत ये है कि अगर रैंडमाइजेशन ठीक से हुआ है तो कोई भी अंतर संयोगवश ही होगा। उस पर P वैल्यू लगाकर ये टेस्ट करना कि क्या अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है, ये तार्किक रूप से सही नहीं माना जाता। हालांकि व्यवहार में कई बार ये फिर भी किया जाता है। ये तो एक जरूरी नुक्ता है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, गणितीय पहलू की तरफ। संभावना या प्रोबेबिलिटी, इसका क्या रोल है बायोस्टैटिस्टिक्स में? संभावना या प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो संयोग और अनिश्चितता की भाषा है। जीव विज्ञान में बहुत सारी चीजें स्वाभाविक रूप से बदलती रहती हैं, और जब हम पूरी आबादी में से सिर्फ एक सैंपल लेते हैं तो उसमें भी अनिश्चितता होती है। इन सबसे निपटने के लिए, इन्हें गणितीय रूप देने के लिए संभावना का सिद्धांत बहुत जरूरी है। संभावना जो 0 से 1 के स्केल पर होती है, और संभावना वितरण, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जो अनिश्चितता के गणितीय मॉडल होते हैं, इन दोनों को समझना अहम है। कई तरह के वितरण होते हैं, जैसे बाइनोमियल, जब नतीजा सिर्फ 2 में से 1 हो, पॉइजन, जब हम किसी घटना की गिनती कर रहे हों, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कंटिन्यूअस वितरण है नॉर्मल या गाउशियन वितरण, जिसे हम सब आमतौर पर बेल कर्व के नाम से जानते हैं। हाँ, बेल कर्व, इसके बारे में तो बहुत सुना है। ये इतना खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि प्रकृति में, खासकर जीव विज्ञान में, बहुत सारे माप, जैसे लोगों की ऊंचाई, ब्लड प्रेशर वगैरह, लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये इसके आसपास ही वितरित होते हैं। इसकी कुछ खास बातें हैं। ये घंटी के आकार का होता है और पूरी तरह सिमेट्रिक होता है। इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों ठीक बीच में एक ही बिंदु पर होते हैं, और इसे सिर्फ 2 चीजों से पूरी तरह परिभाषित किया जा सकता है। इसका मीन म्यू, जो बताता है कि कर्व का केंद्र कहाँ है, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, जो बताता है कि कर्व कितना फैला हुआ है या कितना चपटा है। और इससे जुड़ा एक बहुत ही काम का नियम है, एम्पिरिकल नियम, जिसे 68-95-99.7 रूल भी कहते हैं। 68-95-99.7। हाँ, ये कहता है कि अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लगभग 68% डेटा मीन के +1 स्टैंडर्ड डेविएशन के दायरे में आएगा, लगभग 95% डेटा मीन के +2 SD के दायरे में, और लगभग 99.7% डेटा मीन के +3 SD के दायरे में आएगा। ये डेटा को फटाफट समझने में बहुत मदद करता है। अच्छा, ये तो काफी उपयोगी है। और ये Z-स्कोर क्या होता है? इसका भी जिक्र आता है अक्सर। Z-स्कोर असल में मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन का एक तरीका है। देखिए, अलग अलग चीज़ों का मीन और SD अलग अलग होता है। Z-स्कोर हमें किसी भी नॉर्मल वितरण वाले मान x को एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वितरण में बदलने की सुविधा देता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वितरण वो होता है जिसका मीन हमेशा 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा 1 होता है। फॉर्मूला सीधा सा है, z = x - μ सिग्मा। तो Z-स्कोर हमें सीधे सीधे ये बताता है कि कोई खास मान x अपने मीन म्यू से कितने स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा दूर है।
ये अलग अलग स्केल्स पर मापी गई चीज़ों की तुलना करने में और आगे चलकर परिकल्पना परीक्षण हाइपोथेसिस टेस्टिंग में बहुत काम आता है, क्योंकि इसके लिए स्टैंडर्ड टेबल उपलब्ध हैं। ठीक है, एक और नाम जो काफी महत्वपूर्ण लगता है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, CLT। इसके बारे में बताएंगे, ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? हाँ, CLT तो बायोस्टैटिस्टिक्स की दुनिया का एक तरह से सुपर हीरो प्रमेय है। इसे हम सैंपल से पूरी आबादी के बारे में निष्कर्ष निकालने का पुल, ब्रिज टू इन्फ्रेंस कह सकते हैं। CLT कहता है, अगर हमारा सैंपल साइज काफी बड़ा है, अक्सर एक अंगूठे का नियम, रूल ऑफ थंब, n ग्रेटर देन 30 माना जाता है। हालांकि ये हमेशा पत्थर की लकीर नहीं है, तो अगर हम उस आबादी से बार बार सैंपल लें और हर सैंपल का मीन निकालें, तो उन सैंपल मीन्स का वितरण लगभग नॉर्मल होगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तब भी होगा भले ही मूल आबादी का वितरण खुद नॉर्मल ना हो। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर हमारा सैंपल साइज बड़ा है तो हम ये मान सकते हैं कि सैंपल मीन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, चाहे हमारा असल डेटा कैसा भी हो? जी हाँ, लगभग। तो इसका फायदा ये हुआ कि हम वो ज्यादा शक्तिशाली टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जो नॉर्मलता की शर्त रखते हैं, जिन्हें पैरामेट्रिक टेस्ट कहते हैं, जैसे T-टेस्ट। भले ही हमारा रॉ डेटा नॉर्मल न दिख रहा हो, ये तो रियल वर्ल्ड डेटा के लिए बहुत काम की चीज लगती है। बिल्कुल, यही CLT की असली ताकत है। ये हमें पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करने की ज़्यादा आज़ादी देता है, बशर्ते सैंपल साइज पर्याप्त हो। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। अच्छा? हाँ, हमें आंख बंद करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि CLT सब ठीक कर देगा। हमेशा अपने डेटा को जांचना ज़रूरी है, जैसे हिस्टोग्राम बनाकर देखना कि वो कितना नॉर्मल लग रहा है। अगर डेटा बहुत ज़्यादा नॉन नॉर्मल है, और खासकर अगर सैंपल साइज भी बहुत बड़ा नहीं है, जैसे 30 के आसपास ही है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट गुमराह करने वाले नतीजे दे सकते हैं। तब हमें सोचना पड़ता है, क्या डेटा को किसी तरह ट्रांसफॉर्म करके नॉर्मल जैसा बनाया जा सकता है, या फिर हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो नॉर्मलता की शर्त नहीं रखते। मतलब डेटा विश्लेषण कोई एक साइज फिट्स ऑल प्रक्रिया नहीं है, सोच समझकर फैसला लेना पड़ता है। सही बात है, ये एक जरूरी सावधानी है। तो हमने डेटा को समझना सीख लिया, उसके वितरण के बारे में जाना, पर ये डेटा आता कहाँ से है? मतलब हमें सही डेटा कैसे मिलता है? सैम्पलिंग की बात करते हैं अब। बिल्कुल, रिसर्च का लक्ष्य होता है एक बड़ी लक्ष्य जनसंख्या यानी टारगेट पॉपुलेशन को समझना। मान लीजिए डायबिटीज के सभी मरीज, लेकिन हम उन सब का अध्ययन तो कर नहीं सकते, इसलिए हम उसमें से एक छोटा हिस्सा चुनते हैं, जिसे सैंपल कहते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा सैंपल प्रतिनिधि हो, यानी वो उस पूरी आबादी का सही अक्स हो, ताकि सैंपल से मिले नतीजों को हम पूरी आबादी पर लागू कर सकें, यानी जनरलाइज कर सकें। वो लिस्ट या स्रोत जिससे हम सैंपल चुनते हैं, उसे सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। अच्छी सैंपलिंग टेक्निकें पूर्वाग्रह और त्रुटि को कम करने में मदद करती हैं। और पूर्वाग्रह को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करना। जी। इनमें आबादी के हर सदस्य के चुने जाने की एक ज्ञात 0 से अधिक संभावना होती है। मतलब किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। इसके मुख्य तरीके हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें हर सदस्य के चुने जाने का बराबर मौका होता है, जैसे लॉटरी निकालना। इसके लिए पूरी आबादी की लिस्ट सैंपलिंग फ्रेम होना जरूरी है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, इसमें हम पहले आबादी को कुछ जरूरी उपसमूहों, जिन्हें स्ट्रैटा कहते हैं, में बांटते हैं, जैसे उम्र के ग्रुप या लिंग के आधार पर। फिर हर उपसमूह के अंदर से रैंडमली सैंपल चुनते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि छोटे या महत्वपूर्ण उपसमूहों का भी सैंपल में सही प्रतिनिधित्व हो। अच्छा, ये तब जरूरी होगा जब हमें किसी खास ग्रुप पर ध्यान देना हो। जी हाँ। फिर है क्लस्टर या मल्टी स्टेज सैंपलिंग। इसमें हम पहले पूरी आबादी को समूहों, क्लस्टर्स में बांटते हैं, जैसे शहर या अस्पताल। फिर हम रैंडमली कुछ क्लस्टर्स को चुनते हैं, और फिर चुने हुए क्लस्टर्स के अंदर से हम व्यक्तियों का रैंडम सैंपल लेते हैं। ये तरीका तब बहुत काम आता है जब पूरी आबादी की लिस्ट बनाना मुश्किल या नामुमकिन हो, जैसे किसी देशव्यापी सर्वे में। ठीक है, तो ये जो अलग अलग सैंपलिंग के तरीके हैं, ये नतीजों की व्याख्या पर कैसे असर डालते? सीधा और गहरा असर डालते हैं। सबसे बड़ा असर पड़ता है जनरलाइजेबिलिटी पर, जिसे एक्सटर्नल वैलिडिटी भी कहते हैं। यानी क्या हम स्टडी के नतीजों को स्टडी में शामिल लोगों से बाहर की आबादी पर लागू कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स इसमें सबसे ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि वो प्रतिनिधि सैंपल देने की कोशिश करते हैं। इसका स्टडी की इंटरनल वैलिडिटी से भी थोड़ा संबंध है, यानी स्टडी के अंदर कारण और प्रभाव का संबंध कितना भरोसेमंद है।
हालांकि इंटरनल वैलिडिटी के लिए ट्रीटमेंट का रैंडम असाइनमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि सैंपलिंग से एक अलग प्रक्रिया है। अच्छा। अब यहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सोचने वाली बात आती है। बताइए। देखिए, किताबों में और आदर्श स्थिति में तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सबसे अच्छी है, पर असलियत में, खासकर क्लिनिकल ट्रायल्स में, अक्सर कन्वीनियंस सैंपलिंग का इस्तेमाल होता है। कन्वीनियंस सैंपलिंग। हाँ, ये एक नॉन प्रोबेबिलिटी तरीका है। इसमें उन्हीं लोगों को स्टडी में शामिल कर लिया जाता है जो आसानी से उपलब्ध हों, जैसे किसी खास क्लिनिक में आने वाले मरीज। ये तरीका आसान है, सस्ता है, तेज है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है, जिसे हम जनरलाइजेबिलिटी गैप कहते हैं। जनरलाइजेबिलिटी गैप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मरीज आसानी से उपलब्ध होकर ट्रायल में शामिल हुए हैं, जो अक्सर बड़े एकेडमिक मेडिकल सेंटर से होते हैं, वो शायद उस बीमारी से पीड़ित आम मरीजों का सही प्रतिनिधित्व न करते हों। हो सकता है ट्रायल में शामिल मरीज ज़्यादा युवा हों, उनकी बीमारी कम गंभीर हो, उनके पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हों, या वो इलाज को लेकर ज़्यादा जागरूक हों। हाँ, ये तो हो सकता है। तो नतीजा क्या निकलता है? हो सकता है कि कोई दवा उस ट्रायल के खास सैंपल में तो बहुत असरदार दिखे, यानी स्टडी की इंटरनल वैलिडिटी अच्छी हो, क्योंकि रैंडमाइजेशन हुआ था। लेकिन क्या वो दवा असली दुनिया के आम मरीजों में भी उतनी ही कारगर होगी? यानी क्या उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी भी उतनी ही अच्छी है? इस पर सवालिया निशान लग जाता है। इसलिए जब भी क्लिनिकल रिसर्च के छात्र कोई पेपर पढ़ें, तो उन्हें यह बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि स्टडी में सैंपलिंग कैसे की गई थी। सिर्फ नतीजों पर नहीं, बल्कि वो नतीजे किन पर आधारित हैं, इस पर भी गौर करना जरूरी है। ये तो वाकई एक बहुत जरूरी बात है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। चलिए अब हम इस चर्चा के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। हमारे पास सैंपल डेटा आ गया, हमने उसे समझ लिया, उसकी विशेषताओं को जान लिया। अब इस सैंपल के आधार पर हम पूरी आबादी के बारे में निष्कर्ष कैसे निकालें? हाँ, यहीं पर इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का रोल आता है। इसका काम ही यही है, सैंपल से मिले डेटा, जिन्हें हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, का इस्तेमाल करके पूरी जनसंख्या के गुणों, जिन्हें पैरामीटर्स कहते हैं, के बारे में शिक्षित अनुमान लगाना या निष्कर्ष निकालना। और क्योंकि ये अनुमान सिर्फ एक सैंपल पर आधारित है, इसमें हमेशा थोड़ी बहुत अनिश्चितता रहती है। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें उस अनिश्चितता को मापने का तरीका भी बताती है, जिसके लिए वो संभावना प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करती है। और इसका मुख्य औजार है परिकल्पना परीक्षण या हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बिल्कुल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग किसी दावे या रिसर्च सवाल का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण करने की एक औपचारिक प्रक्रिया है। इसके कुछ तय स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम परिकल्पना बनाते हैं। दो तरह की परिकल्पनाएं होती हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस H0। ये आमतौर पर कोई असर नहीं या कोई अंतर नहीं का बयान होती है, जैसे नई दवा और पुरानी दवा के असर में कोई फर्क नहीं है। इसे हम एक तरह से डिफ़ॉल्ट स्थिति मानते हैं, जिसे हम अपने डेटा के सबूतों से गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। दूसरी होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H0 X02090 या H0 X02081। ये नल हाइपोथेसिस का उल्टा होती है। ये वो बयान है जो रिसर्चर असल में सोचता है कि सच है या जिसे वो साबित करना चाहता है। जैसे नई दवा पुरानी दवा से ज़्यादा असरदार है। आप इसे एक तरह से कोर्ट केस की तरह सोच सकते हैं। नल हाइपोथेसिस H0 कहती है अभियुक्त निर्दोष है जब तक कि सबूत यानी हमारा डेटा उसे दोषी साबित न कर दे। ये अच्छी एनालॉजी है। फिर क्योंकि हम ये फैसला सिर्फ एक सैंपल के आधार पर ले रहे हैं, तो हमसे गलती होने की संभावना भी रहती है। दो तरह की मुख्य गलतियां हो सकती हैं। एक है टाइप 1 एरर, अल्फा। ये तब होता है जब नल हाइपोथेसिस H0 असल में सच हो, पर हम उसे गलती से रिजेक्ट कर दें। मतलब हम कहें कि दवा असरदार है जबकि असल में नहीं है। इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। इस गलती का जोखिम अल्फा हम रिसर्चर खुद तय करते हैं। आमतौर पर इसे 5% या 0.05 रखा जाता है। ठीक है, टाइप 1 एरर। और दूसरी है टाइप 2 एरर, बीटा। ये तब होता है जब नल हाइपोथेसिस H0 असल में गलत हो, पर हम उसे रिजेक्ट करने में नाकाम रहें। मतलब दवा असरदार है, पर हम कहें कि सबूत काफी नहीं है ये मानने के लिए कि वो असरदार है। इसे फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। 1 - बीटा को स्टडी की पावर कहते हैं। ये स्टडी की क्षमता होती है कि अगर असल में कोई असर मौजूद है तो वो उसे पकड़ पाए। आमतौर पर हम 80% या 90% पावर चाहते हैं। ठीक है, तो ये परिकल्पनाएं हो गई और गलतियों की संभावना हो गई।
अब हम सबूतों की व्याख्या कैसे करते हैं? यहाँ पे पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल आते हैं ना, इनमें क्या फर्क है और ये क्या बताते हैं? बिल्कुल सही। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पी वैल्यू एक संभावना है। यह हमें बताता है कि अगर नल हाइपोथेसिस H0 सच होती तो हमारे स्टडी में जो नतीजे आए हैं वैसे या उनसे भी ज्यादा एक्सट्रीम नतीजे मिलने की कितनी संभावना थी। अगर यह संभावना बहुत कम होती है, आमतौर पर अगर पी वैल्यू हमारे तय किए गए अल्फा लेवल जैसे 0.05 से कम है, तो हम सोचते हैं कि शायद हमारी शुरुआती धारणा H0 गलत थी और हम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखनी है। पी वैल्यू ये नहीं बताता कि नल हाइपोथेसिस के सच होने की संभावना कितनी है या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सच होने की संभावना कितनी है। ये सिर्फ ये बताता है कि हमारा डेटा नल हाइपोथेसिस के कितना खिलाफ है। पी डेटा H0 इज ट्रू। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये हमें सिर्फ हाँ या ना बताने के बजाय मानो कि एक पूरी रेंज देता है। इस रेंज के बारे में हमें एक निश्चित स्तर का भरोसा होता है, आमतौर पर 95%, कि जनसंख्या का असली पैरामीटर जैसे दो ग्रुप्स के बीच असर का असली अंतर इसी रेंज के अंदर कहीं है। तो CI हमें पी वैल्यू से ज्यादा जानकारी देता है। ज्यादा जानकारी कैसे? देखिए, पी वैल्यू सिर्फ ये बताता है कि नतीजा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं, लेकिन CI हमें 3 चीजें बताता है। पहला, असर का अंदाजा, इफेक्ट साइज क्या है, रेंज का मध्य बिंदु। दूसरा, असर की दिशा क्या है, क्या रेंज पूरी तरह पॉजिटिव है या नेगेटिव। और तीसरा, हमारे अनुमान की सटीकता कितनी है। अगर रेंज बहुत संकरी नैरो है तो हमारा अनुमान ज्यादा सटीक है, अगर रेंज बहुत चौड़ी है तो अनुमान कम सटीक है। और एक सीधा संबंध भी है। अगर दो ग्रुप्स के बीच अंतर के लिए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में 0 शामिल नहीं है या अनुपात के लिए 1 शामिल नहीं है, तो इसका मतलब है कि नतीजा P 0.05 पर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है। तो CI हमें वो जानकारी भी देता है जो P वैल्यू देता है और उससे ज्यादा भी। तो CI ज्यादा उपयोगी लगता है। हाँ, ज्यादातर स्थितियों में ये ज्यादा जानकारीपूर्ण होता है। यहीं पर एक और बहुत जरूरी सवाल उठता है जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, सांख्यिकीय महत्व बनाम क्लिनिकल महत्व। ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, खासकर जब वो रिसर्च पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, और ये फर्क समझना किसी भी क्लिनिकल रिसर्चर या छात्र के लिए बेहद बेहद जरूरी है। सांख्यिकीय महत्व ये सिर्फ और सिर्फ पी वैल्यू पर आधारित एक गणितीय फैसला है। पी अल्फा आमतौर पर 0.05, जैसे हमने कहा, बहुत बड़े सैंपल साइज के साथ एक बहुत छोटा, व्यवहारिक रूप से नेग्लिजिबल असर भी सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण निकल सकता है। क्लिनिकल महत्व, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या क्लिनिकल रेलेवेंस, ये क्लिनिकल जजमेंट है। ये इस सवाल का जवाब देता है कि स्टडी में जो असर दिखा है, क्या वो इतना बड़ा है कि वो मरीजों के लिए वास्तव में मायने रखता हो? क्या वो इलाज के तरीकों को बदलने के लिए पर्याप्त है? ये सिर्फ पी वैल्यू देखकर तय नहीं होता, इसमें असर के आकार को देखना पड़ता है। और यहीं पर कॉन्फिडेंस इंटरवल CI हमारी मदद करता है। CI हमें असर के संभावित मानों की पूरी रेंज दिखाता है। हम देख सकते हैं कि क्या ये पूरी रेंज उस न्यूनतम अंतर से ऊपर है जिसे हम या डॉक्टर्स क्लिनिकली महत्वपूर्ण मानते हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि कोई नतीजा सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हो, P 0.05, लेकिन उसका CI दिखाए कि असर बहुत छोटा है, या रेंज का निचला सिरा क्लिनिकली माने जाने वाले स्तर के बहुत करीब है या उससे भी नीचे है। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि नतीजा सांख्यिकीय रूप से तो महत्वपूर्ण है, पर शायद क्लिनिकली उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ एक गहरी सोच ये भी है कि परिकल्पना परीक्षण को सच खोजने की गारंटी नहीं समझना चाहिए। ये असल में अनिश्चितता के माहौल में तर्क करने और फैसला लेने का एक औपचारिक तरीका है। हम नल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जब हमें एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलता है P 0.05, तो उसका मतलब सिर्फ इतना है, ये मानते हुए कि असल में कोई असर नहीं था, H0, हमारे सैंपल से ऐसा डेटा मिलना काफी असंभावित था। इसलिए हम ये मानकर आगे बढ़ते हैं कि शायद असर है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस फैसले में गलती, टाइप 1 एरर होने का एक छोटा अल्फा जोखिम है। हमें उस सरल सोच से बचना चाहिए कि P 0.05 का मतलब है कि दवा काम करती है।
तस्वीर उससे कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। तो इस पूरी लंबी और काफी गहरी बातचीत का सार हम क्या निकाल सकते हैं? ऐसा लगता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स सिर्फ गणित की एक शाखा नहीं, बल्कि एक क्लिनिकल रिसर्च को डिजाइन करने, उसे चलाने और फिर उसके नतीजों की सही व्याख्या करने के लिए एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग का ढांचा है। इन बुनियादी बातों को समझना, डेटा के प्रकार से लेकर सैम्पलिंग के तरीकों और फिर निष्कर्ष निकालने के सिद्धांतों तक, किसी भी क्लिनिकल रिसर्च छात्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये साफ है। एकदम सही कहा आपने। ये बुनियादी समझ ही हमें ताकत देती है कि हम किसी भी प्रकाशित शोध को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल अप्रेजल कर सकें। हम उसकी सीमाओं को समझ सकें, जैसे आपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग से होने वाले जनरलाइजेबिलिटी गैप की बात की, और हम पी वैल्यू और कॉन्फिडेंस इंटरवल के पीछे के असली मतलब को समझ सकें, ना कि सिर्फ उनके सतही अर्थ को। ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, ये वैज्ञानिक सोच का एक तरीका है। और हमारे श्रोताओं के लिए जो क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में कदम रख रहे हैं या उसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ जाते हैं। हम सब जानते हैं कि अकादमिक दुनिया में पॉजिटिव यानी सांख्यिकी रूप से महत्वपूर्ण नतीजे प्रकाशित करने का एक दबाव रहता है। ऐसे माहौल में अगर किसी स्टडी का नतीजा सांख्यिकी महत्व की सीमा के बिल्कुल करीब आता है, मान लीजिए पी वैल्यू 0.04 या 0.06 है, और साथ ही असर का आकार, इफेक्ट साइज छोटा है, या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल बहुत चौड़ा है, जिसका मतलब है कि हमारा अनुमान बहुत सटीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ पी वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करने कि ये 0.05 से कम है या नहीं, बनाम कॉन्फिडेंस इंटरवल की पूरी तस्वीर को ध्यान से देखने और उसकी व्याख्या करने का चुनाव हमारे निष्कर्षों को कैसे प्रभावित कर सकता है और इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा।